नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष की इस बड़ी कवरेज में। इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, अटैक किया है। ईरान की तरफ से कहा यह जा रहा है कि इस हमले को नाकाम किया गया है, लेकिन इस बड़ी खबर के हर पहलू पर हम आपको हर बड़ी जानकारी दे रहे हैं। तो अब इजरायली हमले पर अमेरिका का बयान। इस वक्त सबसे पहली और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इजराइल के एक मिसाइल ने टारगेट को किया है हिट, और अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये रिपोर्ट, जहां आपको बता दें अमेरिकी अधिकारियों के दावे पर ईरान की तरफ से भी ये रिएक्शन सामने आया है और ईरान कह रहा है कि किसी मिसाइल के हिट नहीं हुआ है। आपको एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां इस वक्त इजरायली हमले पर अमेरिका का ये बयान सामने आया। और अमेरिका का ये बयान सामने आने के बाद ईरान की तरफ से क्या कहा गया, एक और बड़ी खबर है। हालांकि इजराइल के एक मिसाइल ने टारगेट को हिट किया है और अमेरिकी अधिकारी ये बड़े दावे कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी अधिकारियों के दावे पर ईरान रिएक्ट कर रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि किसी मिसाइल, कोई भी मिसाइल हिट नहीं हुई है टारगेट से। एक और बड़ी खबर बता दें इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका अलर्ट पर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका भी अलर्ट पर है। अमेरिका ने अपने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। तल अवीव, यरूशलेम नहीं छोड़े अमेरिकी, ये कहा गया है अमेरिका की तरफ से। बेशेरबा में भी नहीं निकले अमेरिकी नागरिक। तो एडवाइजरी जारी की गई है अमेरिका की तरफ से अमेरिकी नागरिकों के लिए जो इजराइल में मौजूद हैं। अमेरिकी दूतावास ने अपने लोगों से अपील की है, कहा है कि वो वहीं मौजूद रहें जहां वो हैं। यूएस दूतावास ने अपने लोगों से अपील की है कि वो यरूशलेम में बाहर ना निकलें। यह भी कहा गया है कि तल अवीव में भी को भी ना छोड़ें, वहां से बाहर ना निकलें। और इस बीच जिस तरीके से खबरें आ रही है, जैसा सुमेरा बता रही थी कि किस तरीके से अमेरिकी दूतावास ने अपने लोगों से ये अपील की है, वहीं आपको बता दें इजरायली हमले पर ईरान का बयान आया है। इस्फहान में कोई नुकसान नहीं हुआ है, शहर में कोई ब्लास्ट तक नहीं हुआ। IRNA न्यूज एजेंसी के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बयान जारी किया है, कहा है कि इजरायली न्यूक्लियर साइट पर हम हमला करेंगे। ये बड़ा बयान ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से, उनकी तरफ से बताया गया कि इजरायली न्यूक्लियर साइट पर हमला करेंगे। अब इजराइल पर भी पलटवार तय है। इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया है उसके बाद ईरान की तरफ से कहा यह जा रहा है, ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उनकी तरफ से ये बयान जारी कर बताया गया है कि कैसे अब इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स निशाने पर हैं। पलटवार भी होगा ईरान की तरफ से। और इजरायली एक्शन में अमेरिका शामिल नहीं। एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, जहां अमेरिका को हमले की जानकारी थी, सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि इजराइल ने पहले ही अमेरिका को यह जानकारी दे दी थी, यानी हमले से पहले अमेरिका को इस बारे में बता दिया गया था। और सोर्सेस के हवाले से जिस तरीके से इजरायली एक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि किस तरीके से अमेरिका और इजराइल के बीच इससे पहले बातचीत हुई, और अब बड़ी बात यह है, सोर्सेस के हवाले से दावे यही किए जा रहे हैं कि अमेरिका इस हमले के बारे में जानता था। और अब आपको बताते हैं कि इजराइल की मिसाइल पावर क्या है, वो पावर जिससे ईरान को दहलाने का प्लान बनाया गया है। तो इजराइल की ताकत क्या है, उसकी मिसाइल पावर क्या है, वो आइए आपको बता देते हैं। इजरायली मिसाइलों का टारगेट ईरान है अगर, तो फिर किस तरह की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, जो मिसाइल है ईरान के पास वो है एक्स्ट्रा रेंज, 150 किलोमीटर इसकी रेंज है एक्स्ट्रा की। इसके अलावा गैब्रियल जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। हालांकि लौरा जिसकी रेंज 280 किलोमीटर बताई जा रही है, और जेरेंजो 2 जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, और जेरेंजो 3 जिसकी रेंज 4800 किलोमीटर है। और जिस तरीके के इस वक्त की सिचुएशन बनी हुई है, एक सवाल संजय भारद्वाज सर सबसे पहले मैं आपसे करना चाहूंगी, और साथ ही इंट्रोड्यूस एक बार फिर से करा दें किस तरीके से डिफेंस एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के साथ है, जहां मेजर जनरल रिटायर्ड के शिवाज सर इस वक्त हमारे साथ है, फॉरेन एक्सपर्ट संजय भारद्वाज हमारे साथ है, कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़ सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ है, और डॉक्टर पुष्पेश पंत भी इस वक्त हमारे साथ है। लेकिन संजय भारद्वाज सर, ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से अभी हमलों को अंजाम दिया गया है, न्यूक्लियर साइट्स के पास हमलों को अंजाम, हालांकि ईरान पूरी तरीके से डिनायल मोड पर। देखिए, दो तीन बातें मुझे जो समझ में आ रही है। पहली बात कि इजराइल और ईरान दोनों ये बात साबित करना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं। दूसरी बात, दोनों की मजबूरी भी है, दोनों को अपने अस्तित्व को, अपनी जगह को मिडिल ईस्ट में बनाए रखने के लिए भी वो सक्रिय है। लेकिन अमेरिका के लिए ये टाइमिंग ठीक है या नहीं है, मुझे लगता है अमेरिका के लिए टाइमिंग ठीक नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एनकरेज नहीं कर रहे। टारगेट इजराइल के साथ उनका जुड़े हुए हैं, और ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है वो टारगेट है। लेकिन अमेरिका में चूँकि चुनाव है, इसलिए वो नहीं चाहते कि ये एक्सेलरेट हो, और अमेरिका का जो अभी मिडिल ईस्ट
ईस्ट में दबदबा है उसको कहीं से चैलेंज किया जाए। लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि दोनों देश है, इजराइल है या ईरान, दोनों ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टारगेट करेंगे तो निश्चित रूप से लेकिन जो आपने बात कही सर उसको आगे बढ़ाएंगे कि अमेरिका के लिए भले ये टाइमिंग सही नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये इजराइल और ईरान के लिए सही टाइमिंग है और वो किस हद तक इसमें आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हमारे अगले मेहमान से। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। बगदाद में भी एक बिल्डिंग पर हमला हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। जहां हमला हुआ वहां बैठक हो रही थी, ये जानकारी भी मिल रही है। ईरान के अधिकारियों की बैठक हो रही थी, यानी ईरान के कुछ IRGC के ऑफिसर यहां मौजूद थे, बैठक चल रही थी ईरान के अधिकारियों की। इराक में यह हमला किया गया, एक बिल्डिंग में बगदाद में यह हमला किया गया और इस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया। कौन यहां पर मौजूद था, किस तरह की बैठक हो रही थी और कहां और कितना नुकसान हुआ है, इसकी अभी तक पुख्ता तौर पर पुष्टि नहीं हुई। हालांकि हमले पर इजरायली सोर्सेज की तरफ से एक और बड़ा दावा, एक और खबर बता दें, क्योंकि हमले में नंबर 1 टारगेट था इस्फहान। ये प्रांत इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें 8 IRGC एयरफोर्स बेस पर निशाने में था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस्फहान प्रांत, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, यहां से ही बिल्कुल नजदीक ज्यादातर न्यूक्लियर साइट्स हैं और जिस तरीके से अभी फिलहाल बड़े दावे किए जा रहे हैं हमले पर इजरायली सोर्सेज की तरफ से, ये बड़ा दावा कि हमले में नंबर 1 टारगेट था इस्फहान। सुमेरा, इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमले के बाद ईरान में आपात बैठक बुलाई गई है। जाहिर सी बात है, जिस तरह का यह हमला किया गया इजराइल द्वारा, उसके बाद ईरान में आपात बैठक बुलाई गई है। ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अहम बैठक, इजराइल से बदले का ब्लूप्रिंट क्या तैयार होगा, किसी भी वक्त इजराइल पर हमला किया जा सकता है, ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा सकती है इजराइल के खिलाफ। लेकिन यही लगातार कोशिश की जा रही थी पहले कि इस तरह का हमला ना हो। अगर ये हमला होता है तो अमेरिका की तरफ से कोशिश ये है कि ये एस्केलेट ना हो और ज्यादा आगे ना बढ़े, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा या ये एस्केलेट होगा? चलिए इस बीच जल्द आगे बढ़ते हैं और सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं, क्योंकि आज की अटैक के बाद इजराइल और ईरानी खेमे में क्या क्या सुगबुगाहट है जिसके बारे में चर्चा करनी भी बहुत जरूरी है। कोहराम यहां पर मचा हुआ है और युद्ध के इस हालात के बीच में जिस तरीके से फिलहाल बड़ी खबर सामने आई है कि इजराइल एयर स्ट्राइक से ईरान को मैसेज देने की कोशिश कर चुका था और यह एक बड़ा संदेश था। वहीं ईरान की तरफ से देखें कि सभी हमलों को असफल करने का, सभी हमलों को नाकाम करने का सुमेरा बड़ा दावा किया जा रहा है। तो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। इजराइल का कहना कि बड़े हमलों का ट्रेलर ये हो सकता है, यानी इजराइल की तरफ से जो किया गया उससे समझा जा सकता है कि ये कोई बड़े हमले से पहले का ट्रेलर है। हालांकि ईरान की तरफ से ईरानी सुरक्षा काउंसिल में आज बड़ा फैसला हो सकता है। ये जो हमला इजराइल द्वारा किया गया, इस पर क्या जवाब दिया जाए उसको लेकर बड़ा फैसला वहां संभव है। हालांकि इजराइल साफ तौर पर यह कह रहा है कि 350 ईरानी मिसाइलों का जवाब बड़ा होगा। वहीं ईरान, आज के हमले का जवाब ईरान ने दिया तो महायुद्ध भड़केगा। और इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि किस तरीके से अभी फिलहाल बैठकें की जा रही है कि आखिर किस तरीके से आगे कदम उठाया जाए, क्योंकि देखिए जो हालात अभी हैं उसमें इजराइल पहले ही अभी जो वो गाजा में जंग लड़ रहा है, गाजा में क्योंकि इजराइल फंसा हुआ है तो अभी भी उसको बड़ा फैसला लेना है कि किस तरह से वो इस पूरे मामले में आगे बढ़े। एक तरफ गाजा में उसके सामने बड़ी चुनौती है कि वहां पर युद्ध लड़ रहा है, ईरान के जो प्रॉक्सी हैं उनसे निपट रहा है, क्या फिर वो ईरान के साथ भी एक फ्रंट को इस तरह से खोलना चाहेगा। ईरान का ये कहना, ईरान के लिए परमाणु ठिकानों को सुरक्षित करना पहला लक्ष्य है, प्राथमिकता है। और ईरान की तरफ से बयान भी यही जारी किया गया जिसमें उनकी तरफ से बताया गया कि सभी जो उनके सुरक्षा ठिकाने हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सुमित, लेकिन सबसे पहले जानना ये चाहेंगे कि इस्फहान बेस जिसको निशाना बनाया गया, इजराइल ये कह रहा है कि वो हमारा प्राइमरी टारगेट था, वो हमारा बड़ा टारगेट था, वो इतना जरूरी क्यों है और अगर वहां किसी भी तरह का नुकसान होता है तो वो कितना बड़ा होगा? देखिए, आप सबसे पहले आप मानिए कि इस पूरे इलाके के अंदर ना सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन है बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी है या फिर जो उनके मेन लॉजिस्टिक बेसिस भी हैं। और ये सेंट्रल ईरान का इलाका, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद होगा कि 1 साल पहले ठीक जनवरी में लास्ट ईयर भी यहाँ पर इसी तरीके से अटैक करने के अंजाम दिया गया था, जिसको निष्क्रिय किया गया। और इस इलाके में लगातार अटैक करने की कोशिश इसलिए की जाती है क्योंकि एक नर्व सिस्टम बताया जाता है और यहीं से ज़्यादातर जो आप कह सकते हैं कि मिसाइल सिस्टम्स या फिर उनके कमांड कंट्रोल सेंटर, उनको भी ऑपरेट करने की बात की जाती है। हालांकि बहुत क्लासिफाइड रखता है ईरान इन चीज़ों को, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि लगातार इजराइल की तरफ से अगर इसी इलाके को टारगेट किया जाता है तो यह दर्शाता है कि सेंट्रल ईरान के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं जिसको आप डीप पेनिट्रेट आप कहते हैं, कि उन इलाकों में घुसकर मारने की क्षमता इजराइल दिखाना चाहता था। और यह दिखाना चाहता था कि आपके सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज में नहीं बल्कि आपके अंदरूनी इलाकों में या फिर आपके डीप इलाकों के अंदर भी हम घुस सकते हैं, आपके इलाकों को टारगेट कर सकते हैं। और यह भी दिखाना कि
हम भी आपको उसी तरीके का जवाब दे सकते हैं जो आपने 14 तारीख को हमारे इलाकों में किया। लेकिन अब क्या हो रहा है वो भी आपको बता दें। जैसे ही ये हमला किया गया था उसके बाद कई एयरपोर्ट्स ईरान में बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि एयरपोर्ट्स को खोला गया है, एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि जो एयर स्पेस है उसे खोला गया है। 2 एयरपोर्ट्स एक बार फिर सुचारू रूप से चल रहे हैं। तेहरान के 2 बड़े एयरपोर्ट एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। जैसे ही ये हमला हुआ था उसके बाद बंद कर दिया गया था एयर स्पेस को पूरी तरह से, ड्रोन हमलों के बाद, क्योंकि एयरपोर्ट्स को भी बंद किया गया था। अब जानकारी ये मिल रही है कि सभी उड़ानें नियमित तौर पर उड़ रही हैं और तेहरान के जो 2 बड़े एयरपोर्ट्स हैं उन्हें एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। तो ईरान की तरफ से नॉर्मलसी का मैसेज है, ये बताने की कोशिश है कि दरअसल देखिए कुछ नहीं हुआ है, कोई बड़ा हमला नहीं है, कोई बड़ा नुकसान नहीं है। ड्रोन हमलों के बाद हालांकि इन एयरपोर्ट्स को सुरक्षा एहतियात बरतते हुए इन्हें बंद किया गया था, एयर स्पेस को भी लॉक किया गया था, लेकिन अब वापस एयर स्पेस को खोल दिया गया है। तो जिस तरीके से अभी फिलहाल हमलों को अंजाम दिया गया, कुछ फ्लाइट्स के डाइवर्ट किए जाने की भी खबर आ रही थी, कुछ फ्लाइट्स के कैंसिल होने की भी खबर आ रही थी, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि वापस ऑपरेशनल तौर पर एयरपोर्ट इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन हमले के बाद इजराइल में हाई अलर्ट को लेकर एक खबर मिल रही है, जहां अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया की एडवाइजरी और ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल छोड़ने को कहा है। आपको एक बार फिर से बता दें, ये बड़ी खबर। इस बीच जिस तरीके के अभी हमले को अंजाम दिया गया है उसके बाद अलग अलग जगहों पर एडवाइजरी जारी की जा चुकी है और फिलहाल खबर यही है कि अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया की एडवाइजरी, जहां ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल छोड़ने को कहा है अपने नागरिकों को। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि हमले के बाद ईरान ने बड़ा दावा किया है, कहा है कि सभी न्यूक्लियर साइट सुरक्षित हैं। ये साफ तौर पर ईरान की तरफ से बताया गया, इजरायली हमले को हमने नाकाम किया है, सभी न्यूक्लियर साइट्स सुरक्षित हैं, सभी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ईरान का ये कहना कि कोई जो टारगेट था उसे हिट नहीं किया है इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया। हालांकि इजराइल की तरफ से जो अमेरिकी सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि एक मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने में सफल रही है। इसको भी साफ तौर पर ईरान इनकार कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलिए जल्दी एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं कि आखिर किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और हमले के बाद क्या बड़ी खबर है कि अब ईरान में बैठक हो रही है। इमरजेंसी मीटिंग को लेकर इस वक्त ये खबर है, जहां ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ये बैठक हो रही है और इजराइल से बदले के ब्लूप्रिंट को किया जा रहा है तैयार। किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान। एक बार फिर से बता दें आपको, थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर बताई कि किस तरीके से एक ऐसी इमारत को टारगेट पर लिया गया जहां पर बैठक हो रही थी। ईरानी ऑफिसर्स जहां पर बैठक कर रहे थे वहां पर हमले को अंजाम दिया गया है। लेकिन अब हमले के बाद ईरान में इस वक्त एक इमरजेंसी मीटिंग को लेकर भी खबर है, जहां ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ये बैठक हो रही है और इजराइल पर हमले को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार। यूएस राठौड़ सर, अब जाहिर सी बात है ईरान भी कोई टाइम बाय करने की कोशिश नहीं करेगा, क्या सीधा एक्शन होगा? देखिए, यहाँ पर सुरभि कुछ चीज़ें जानने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है, ईरान ने अभी तक किसी भी देश को नहीं बोला कि आपके एयर स्पेस से ये हमला हुआ, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे इराक हो, चाहे जॉर्डन हो या और कोई मुल्क हो। तो ये क्या एक इंटरनल चीज़ थी जो वहाँ हुई, और जो अभी तक खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि ये ड्रोन का अटैक था। इतनी दूर से ड्रोन आ सकता है, इजराइल के पास हैं जो कि 30-30, 35-35 घंटे की लोइटरिंग टाइम पे चलते हैं। लेकिन इसके अंदर में सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अभी बोला कि एयर स्पेस ईरान ने खोल दिया। कोई इतनी जल्दी एयर स्पेस खोलता है? और क्या उतनी जल्दी उस एयर स्पेस में सिविल एयरलाइंस आनी शुरू हो जाती हैं? किसकी गारंटी पे ये स्पेस खोला गया? इस सब से मुझे एक चीज़ ये लगती थी कि ये एक फिक्स्ड मैच था और एक सिंबॉलिक अटैक करवाना चाहते थे, वो हो गया है। और अभी फिलहाल इसके बाद किसी तरीके का रिटेलिएशन ईरान से उम्मीद नहीं। इसकी बात हो रही थी लगातार कि एक सिंबॉलिक अटैक करने दे दिया जाए, ऐसी जानकारी भी सामने आई थी। ईरान ने कहा भी था कि अमेरिका ऐसा कह रहा है इजराइल के लिए। क्या उसी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाया गया? देखिए बिल्कुल, ये एक तरीके का आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से अश्योर किया गया होगा कि इजराइल भी ऐसा सिंबॉलिक अटैक करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस तरीके का अटैक है।
जहां पर आप लगातार उनके इलाकों में कॉप्टर्स या फिर ड्रोन से मदद से अटैक करते हैं, कोई आपको बड़ी हानि नहीं पहुंचती, तो एक पोस्चरिंग है कि देखिए आप भी हमारे इलाकों में अगर घुसकर अटैक करने की पोस्चरिंग एक बहुत बड़ा मैसेज भी तो है। ईरान में हमला हुआ कहां पर है ये देखना और समझना बहुत जरूरी है, और इस हमलों के जरिए, लोकेशंस के जरिए क्या मैसेज दिया गया। तेहरान, इस्फहान, फॉर्डो, अरक, नंदाज और खर के साथ साथ बुशहर, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है सुमित, और जिस लिहाज से हमलों को अंजाम दिया गया है, भले ही ये एक पोस्चरिंग हो, लेकिन जिस तरीके से प्रमुख साइट्स पर हमले के पास हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब नजर रखी जाए कि ईरान आगे क्या बड़ी तैयारी कर रहा है। एक और इंफॉर्मेशन इस आधार से इंपॉर्टेंट है, जहां देखिए एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर रख दिए गए हैं। शहरों में भी जीपीएस सिग्नल जैम, इमरजेंसी सप्लाई स्टॉक और दवाइयां रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। बैटरी और सैटेलाइट फोन्स भी साथ रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। इमरजेंसी निकासी प्लान तैयार किया जा रहा है। तो ईरानी मीडिया के हवाले से जिस तरीके से ये बड़ी खबरें सामने आ रही है, ईरान की बड़ी तैयारी और ईरान के अगले कदम पर पुष्पेश सर, इस हालात में नजर जरूर है फिर दुनिया की। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक फिक्स मैच तो मुझे नज़र आता ही है, जैसा जनरल साहब फरमा रहे थे। और दूसरे मुझे लगता है पोस्चरिंग सिर्फ ये ईरान की और इजराइल की नहीं है, ये पोस्चरिंग अमेरिका की भी है, ये पोस्चरिंग और पावर्स की भी मिडल ईस्ट में है। जो अभी आपने फरमाया था जनरल साहब ने कि आखिर क्या इतनी जल्दी एयर स्पेस बंद हो जाता है, एयर स्पेस खुल जाता है, और कि जो दूर संहारक मिसाइल्स हैं क्या ये इतने महंगे होते हैं कि इनको सिर्फ एक सिंबॉलिक अटैक के लिए खर्च किया जाए। ये असला अंडर प्रेशर इजराइल के लिए भी है, जो ऑलमोस्ट 200 दिनों से गाज़ा में लड़ाई लड़ रहा है। तो आखिर उसके पास इतनी स्पेयर मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, जिनको इस तरह से बर्बाद कर सकें। और ईरान के लिए भी ये सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है कि ईरान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि उसकी हस्ती में किसी को भी ज़रा शक और शुबा हो, उसकी टेक्निकल प्रावेस हो, उसका इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में हो। हमारे लिए थोड़ी मुसीबत का मामला बनता है, ये नूरा कुश्ती हो या फिक्स मैच हो, भारत के लिए टाइट रोप वॉकिंग जिसे कहते हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि ईरान भी भारत का दोस्त है, भारत के बहुत पुराने संबंध हैं, इजराइल और अमेरिका के साथ भी भारत अपने संबंधों को बनाकर रखना चाहता है, तो एक टाइट रोप वॉक भारत के लिए है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, इस्फहान हमले पर बड़ी जानकारी सामने आई है। इजराइल ने क्या कहा है आपको बता दें। इजराइल की तरफ से कहा यह जा रहा है कि इस्फहान हमारा पहला टारगेट, ईरानी एयरफोर्स भी हमारा प्रमुख टारगेट है। तो ये साफ किया गया इजराइल की तरफ से कि इस्फहान हमारा पहला टारगेट है। इस्फहान में ही जो अटैक है वो किया गया था। ईरानी एयरफोर्स भी प्रमुख टारगेट है, ये साफ किया गया है इजराइल द्वारा, इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा। तो इस्फहान हमले पर ये बड़ी जानकारी इजराइल की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं उसके जरिए संकेत दिए जा रहे हैं। तो इजराइल ने क्या कहा, सुमेरा ने आपको बताया। जहां देखिए किस तरीके से प्रमुख इस्फहान साइट को पहला टारगेट बताया गया है। लेकिन इजराइल के टारगेट पर ईरान के एटमी सेंटर है, जहां पर इजराइल पहले भी ड्रोन अटैक कर चुका है। आपको बता दें जनवरी 2018 को तेहरान फैसिलिटी सेंटर पर हमले को अंजाम दिया गया था। हमला ध्यान भटकाने के लिए था, जिससे मोसाद कमांडो सेंटर में शामिल हुए, और इस हमले के दौरान मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन भी जुटाई। इसके बाद फरवरी 2022 में नंताज एटमी सेंटर के पास हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें IRGC कमांडर की मौत हो गई। और फिर मई 2022 जब पर्शियन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर अटैक को अंजाम दिया गया, ये तेहरान फैसिलिटी सेंटर के पास है, और हमले में इमारत क्षतिग्रस्त हुई, जिसमें केमिकल इंजीनियर की मौत को लेकर खबर आई थी। आपको बता दें पिछले साल जनवरी में ही इस्फहान न्यूक्लियर लैब पर भी कैमकाजी ड्रोन से अटैक को अंजाम दिया गया था, और हमले की जांच के लिए ईरान ने UN को चिट्ठी भी लिखी थी। इस साल 2 महीने पहले ही आपको बता दें फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट के पास भी गैस पाइपलाइन में विस्फोट की खबर आई थी, और ईरान ने इजराइल पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया था। इजराइल ने पलटवार कर दिया है, लेकिन अब क्या करेगा ईरान, क्या विकल्प हो सकते हैं, ईरान क्या कर सकता है, ये आपको बताते हैं। इजराइल की तरफ से हमले के बाद भीषण युद्ध की आशंका जाहिर की जा रही है। इजराइल ने जो पलटवार किया है उसके बाद भीषण युद्ध हो सकता है। 5 दिन से इजराइल अमेरिका को लगातार धमकी दे रहा है। ईरान ये कह रहा है ड्रोन और मिसाइल से हमले के बाद ईरानी रिएक्शन के इंतजार में है अब इजराइल। ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो इजराइल को हमले का मौका मिल जाएगा। एक और बड़ी बात यह कि ईरान की तरफ से हमले शुरू हुए तो पूरे मिडिल ईस्ट में यह जंग फैल सकती है, पूरे मिडिल ईस्ट को यह प्रभावित कर सकती है, और यही कोशिश थी लगातार कि ऐसा ना हो। इजराइल का बदला, लेकिन शहर शहर ईरान कैसे दहलाए, जो इजराइल ने बदला लिया है उससे ईरान के अलग अलग शहरों में को टारगेट पर लिया गया, और देखिए एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की गई कि किन किन जगहों तक इजराइल पहुंच सकता है। 9 शहरों पर भीषण प्रहार किया गया है।
मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया गया है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। अश्विनी सिवाज जी, ये सवाल भी उठ रहा है कि ये जो अलग अलग टारगेट्स थे, 9 जगह पर टारगेट किया गया और ये ईरान के भीतर, ईरान के काफी अंदर जाकर अटैक किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, तो कहां से ये लॉन्च किया गया, कैसे ये अटैक किया गया है, क्या ये प्लान था? अगर आप उसके बारे में भी हमें कुछ जानकारी दे पाएं। देखो सुमेरा, सच्चाई ये है कि ये जो भी अटैक हुए हैं ये न्यूक्लियर फैसिलिटी के नज़दीक हुए हैं, पर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे नहीं हुई। अगर आप इजराइल की मंशा समझें तो वो चाहेंगे कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद करे। आज तक ईरान इसलिए न्यूक्लियर नहीं बन पाया, जितना ही वो बनने वाले करीब होता है तो कहीं ना कहीं या तो एस्पिरेंस करा देता है इजराइल या उस पर हमला कर देता है। मगर अभी उसका एम ये नहीं था। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जिस प्रकार से बातचीत हो रही है, फिक्स मैच है, ये डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इजराइल ने अटैक किए हैं और एक प्रकार से ये दिखा दिया कि ईरान पे जहां चाहे हम अटैक कर सकते हैं और उधर से ईरान अपने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को ये बता रहा है कि हमने जितने भी हमला किए थे वो सारे नाकारा कर दिए। तो एक प्रकार विन विन सिचुएशन की तरफ दोनों दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये एक प्रकार अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को ये बता पाएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट है। क्या ईरान पलटवार करेगा? अगर ईरान पलटवार करता है जिसमें इजराइल, फिर तो इजराइल पक्का बहुत बड़ा हमला कर सकता है। मगर अभी के लिए ऐसा लगता है अमेरिका ने बैक चैनल डिप्लोमेसी से एक गेम खेला है, वो कि ईरान के हमले के बाद इजराइल के पास कोई चॉइस नहीं थी, उसने उसको जवाब देना था, जवाब दिया है। मगर ईरान ये क्लेम करेगा उसके ऊपर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, इजराइल ये क्लेम करेगा कि हमने काफी हद तक उसके ऊपर डैमेज किया। तो बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, शिवाज सर रोकना चाहूंगी क्योंकि इजराइल को ईरानी हमले की आशंका। एक बड़ी खबर यह कि इजराइल ने डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए और इजरायली डिफेंस यूनिट हाई अलर्ट पर भी बताई गई। सबसे बड़ी बात इस वक्त यहां पर सामने आ रही है कि किस तरीके से हमले को लेकर बड़े इनपुट मिल रहे हैं और इजराइल को ईरानी हमले की आशंका। वहीं आपको बता दें, इजराइल ने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। इजरायली डिफेंस यूनिट हाई अलर्ट पर बताई जा रही है, जबकि इस हालात में, इस करंट सिनेरियो में सुमेरा चर्चा इस लिहाज से की जा रही है कि आखिर ईरान का अगला कदम क्या होगा। तो देखिए, इजराइल ने पलटवार किया है, लेकिन क्या आगे भीषण रक्तपात होगा? ईरानी रक्षा प्रतिष्ठानों पर इजरायली हमले हुए हैं, ये अमेरिकी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। ईरानी रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाने पर लिया गया इजराइल द्वारा। इजराइल ने क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, ये कहा जा रहा है। अमेरिकी सूत्र जानकारी दे रहे हैं, अमेरिकी मीडिया ये बात कह रहा है। इस्फहान एयरपोर्ट के पास तेज धमाके की आवाज सुनी गई तब जब ये हमला हुआ। हालांकि ईरान कह रहा है कि कोई धमाका नहीं हुआ है, इस्फहान में कोई आवाज नहीं सुनाई दी है, इस्फहान में कुछ नहीं हुआ है, ये ईरान का कहना है। लेकिन अमेरिकी सूत्र ये बता रहे हैं इस्फहान, शिराज, तेहरान एयरपोर्ट की सभी उड़ानें पहले रद्द कर दी गई थी, बंद कर दिया गया था एयर स्पेस पूरी तरह से। अब एयर स्पेस खोला गया है, ये जानकारी मिल रही है। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। ईरानी रक्षा काउंसिल की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। जो सुरक्षा प्रतिष्ठान है वहां पर, क्योंकि सुरक्षा बढ़ाई गई है, खासतौर पर न्यूक्लियर साइट्स पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और उसको लेकर ईरान का यह कहना है कि वो सभी साइट्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक और क्रूशियल इंफॉर्मेशन सुमेरा आप सामने, क्योंकि वो बयान जिसके बाद दहला ईरान, विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने क्या कहा, सुनिए, देखिए। इजरायली शासन फिर से दुस्साहस करता है तो अगली प्रतिक्रिया तत्काल और अधिकतम स्तर पर होगी और ईरान को पूरी उम्मीद है कि इजरायल पिछली गंभीर गलती को नहीं दोहराएगा और अगर इजरायली शासन ने एक बार फिर बड़ी गलती की, हमारी प्रतिक्रिया उनके लिए निर्णायक होगी और निर्णायक और अफसोसजनक होगी। ईरान ने, आपको बता दें, शनिवार को इजराइल के खिलाफ जो मिसाइलें और ड्रोन दागे वो इजरायली हमलों के जवाब में किए गए थे, इसीलिए ये वो इंपॉर्टेंट बयान थे। हालांकि ये बयानबाजी, संजय भारद्वाज जी, बहुत बड़ा संकेत और संदेश होते हैं इस हालात में। देखिए, मैं थोड़ा डिफर कर रहा हूँ। मुझे लगता नहीं ये फिक्स मैच है, क्योंकि प्रॉक्सीज का क्या होगा, हुती आप लेबनान से जो भी अटैक हो रहे हैं, मुझे लग रहा है 3 स्ट्रेटजी पे काम हो रहा है। पहला, ईरान का जो एक डाउन प्ले स्ट्रेटजी है कि इस बात को दिखाओ भी मत कि हम पे अटैक हुआ या हमारे किसी ठिकाने पे अटैक करने का प्रयास किया गया। लेकिन दोनों कंट्री, इजराइल और ईरान, दोनों कंट्री 2 स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। एक डिटरेंस बाय पनिशमेंट, कि आप हम पे हमला करेंगे, हम आप पे हमला करेंगे, और दोनों इस स्ट्रेटजी को कायम किए हुए हैं। दूसरा, डिनाइल स्ट्रेटजी की जो हमारे बेसिस हैं उनको हम अपना डिफेंस
सिस्टम अलर्ट करके हर तरीके के जो अटैक है, चाहे न्यूक्लियर सेटअप पे अटैक हो या बाकी हमारे मिलिट्री सेटअप पे, उनको हम डिनाई करेंगे, उनको हम रोकने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है ये तीनों स्ट्रेटेजी पे ईरान और इजराइल दोनों काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से अमेरिका के लिए फिक्स मैच हो सकता है, लेकिन प्रॉक्सी जो नियमित रूप से इजराइल को अटैक कर रहा है, उनका हिजबुल्लाह है, हुती है, सीरियंस हैं, वो उनको क्या फिक्स मैच में शामिल किया जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। हमास, गाजा, ये संकट बरकरार है। तो आप ये बात मान के चलिए कि निश्चित रूप से एक दूसरा अपने आप को डिटर कर रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। सुमित, देखिए ये जो हालात हैं, इसमें दोनों अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपनी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, इजराइल भी और ईरान भी। लेकिन जो बड़ा सवाल है, जो बड़ी चिंता की वजह है, क्या ये इसके फॉल आउट्स हो सकते हैं जो अभी दोनों के बीच हालात बने हुए हैं? इसके हम क्या गंभीर नतीजे देख सकते हैं सामने मिडिल ईस्ट में और बाकी फिर पूरी दुनिया में? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पूरा मिडिल ईस्ट, खासतौर पे इजराइल और ईरान एक तलवार की धार पे चल रहे हैं और कहीं से भी एक परसेप्शन, एक चीज़ की गलती और फिर फुल फ्लेज वॉर शुरुआत हो जाएगी। अभी इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आखिरकार अभी किस तरीके से अटैक को अंजाम दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि दूसरा देश, यानी जो दोबारा से ईरान किस तरीके से रिटेलिएट करेगा, ये भी देखने की बात है। इसी वजह से इजराइल ने अब लगातार अपने डिफेंस सिस्टम्स को लगातार और मुस्तैद कर दिया है। अमेरिका ने अपने लोगों को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि रिस्पॉन्ड का जो दोबारा से आप कह सकते हैं कि दोबारा से जो रिस्पॉन्ड होता है सामने की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। और यही वजह है कि दूसरी कंट्री उसको किस तरीके से लेके चलते हैं, जो दोनों से बात कर रही है, ये भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। राठौर सर, आपने ये बात कही कि ये फिक्स जरूर है, लेकिन अगर हम एक और पर्सपेक्टिव पर बात करें, क्या इजराइल ने सिर्फ एक शुरुआत की है या इजराइल अभी देखेगा, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएगा, ये देखते हुए कि ईरान कैसे रिएक्ट कर रहा है? देखिए, इजराइल इसमें रिटेलिएट करेगा, लेकिन इजराइल की जो स्ट्रेंथ है रिटेलिएशन की, वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। पहली चीज है सरप्राइज एलिमेंट, इसमें कहीं सरप्राइज नहीं था। दूसरी है कोवर्ट ऑपरेशन, और तीसरी जो है वो है साइबर वॉरफेयर। इन तीनों चीज़ों का एलिमेंट जब तक इजराइल नहीं करेगा, ईरान पर सुपरफिशियल हमले से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी होगा जबकि इजरायली कोई सरप्राइज एलिमेंट के साथ अटैक करे। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि क्या स्पिन ऑफ है यहाँ पर सीरियस स्पिन ऑफ ये है कि अगर ईरान इसमें जीतता है तो मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप ईरान के पक्ष में धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। वो अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं है। अभी तक सुन्नी लीडरशिप को मैनेज कर रहे थे। ईरान एक अमेरिका के लिए रोग स्टेट है, और वो स्टेट आज कल चीन और रूस के पूरे पाले में है। अगर मिडिल ईस्ट की लीडरशिप ईरान को आ जाती है इस कॉन्फ्लिक्ट से, तो ये मिडिल ईस्ट से अमेरिका और ये पूरी तरह से हालात को बदल देगा। जो मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप है वो हासिल करने की कोशिश लंबे समय से ईरान करता रहा है। पाकिस्तान के साथ भी संबंधों को और बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। उसके लिए भी एक विजिट थी जो हाल ही में हुई है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। 24 घंटे में ईरान पर बड़ा हमला संभव है। इजराइल ने अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। ईरान की प्रतिक्रिया पर आगे का फैसला होगा। सुमित, ये जो जानकारी मिल रही है, क्या वाकई ऐसा होगा कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है? 24 घंटे अगले बहुत अहमियत रखते हैं। ईरान पर और बड़ा हमला इजराइल द्वारा किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ईरान पर इजराइल इतनी जल्दी या इतना बड़ा अटैक करेगा। जिस तरीके से जनरल राठौर बता रहे थे, बिल्कुल सरप्राइज एलिमेंट जब नहीं होता है, जब लगातार आप बताते हैं और आप टाइम देते हैं, क्योंकि ईरान के पास ये टाइम तब से है 1 अप्रैल के टाइम से, क्योंकि उसने 14 से 15 दिन लगाए इजराइल पर अटैक करने के बाद। उसके बाद उसको ये भी पता था कि इजराइल भी रिटेलिएट करेगा। तो एक लंबा टाइम फ्रेम है, लंबा समय था जो ईरान को प्रिपेयर करने के लिए मिला, और ईरान अटैक करने से पहले अपने आप को तैयार करना चाहता है। यही वजह, और इजराइल के पास ऐसी क्षमता, या फिर आप कह सकते हैं कि लॉन्ग रेंज अटैक करने की, क्योंकि उसके पास सीधे बॉर्डर नहीं मिलते हैं, तो ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप करने के लिए इजराइल को भी टाइम चाहिए। और यही वजह है कि बहुत अच्छे तरीके से, कैलकुलेटेड तरीके से हर चीज को टेस्ट करके, ट्राई कर उसके बाद ही इजराइल अटैक करने की गुंजाइश रखता है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ईरान ये देखना चाहता है कि कोई ऐसी जमीन, यानी ना सिर्फ
इजराइल की तरफ से, बल्कि आप कह सकते हैं कि अजरबैजान की तरफ से या दूसरी जगहों से इजराइल जो है दूसरे देशों के बेसिस का इस्तेमाल कर उन पर अटैक ना करते, इसलिए ज्यादा ईरान और अजरबैजान के बेसिस को इजराइल ने अपने कब्जे में लिया भी है। ये भी जो जानकारी है वो बहुत अहमियत रखती है, यानी इजराइल किसी तरह की आगे जो हमला है उसके लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर रहा है। क्या जानकारी है उससे जुड़ी हुई, सुमित? देखिए बिल्कुल, देखिए अजरबैजान को लेकर ये जरूर कहा जा रहा था कि 3 बेसिस को इजराइल ने टेक ओवर करने की बात कही थी, कहा था कि हम आपको शील्ड प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डिफेंस देंगे, लेकिन हमें ये तीनों बेस चाहिए। करीबन 700 किलोमीटर की जो बॉर्डर एरिया है वो ईरान और अजरबैजान का मिलता है। इसके अलावा कई दूसरे देशों से भी लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहा है इजराइल, ताकि वो ना सिर्फ अपने एयरक्राफ्ट बल्कि अपने जो ड्रोन्स है या फिर आर्म ड्रोन्स है उनका इस्तेमाल कर सके। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप दोनों तरफ से, यानी सामने से अगर आप मिसाइल से अटैक करते हैं और आप पीछे की तरफ से यानी सदर्न एरियाज की तरफ से लगातार अपने ड्रोन से उनसे अटैक करते हैं, तो ईरान के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उसके 2 फ्रंट लगातार बड़े। एक फाइनल कमेंट पुष्पेश्वर इस पर आपसे चाहूंगी। हालात के बीच में इजराइल के लिए रियल थ्रेट बन चुका है ईरान, यानी वेस्ट एशिया हर हालात में और सुलगेगा और भड़केगा। देखिए, मुझे थोड़ा और ये लग रहा है कि हम लोग पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि इजराइल की स्ट्रेटेजी क्या होगी। हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो साइबर अटैक की क्षमता है वो ईरान के पक्षधर चीन और रूस के पास नहीं है। वो इस तरह के साइबर अटैक लॉन्च कर चुके हैं अमेरिका पर, ब्रिटेन पर, कनाडा इससे आशंकित रहता है। तो क्या रूस और चीन इस ईरान को निस्तनाबूद होने देंगे और इजराइल को सामने आने देंगे? और इजराइल की अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कितनी है ये आप देखिए ना। सब कुछ उसके पास यंत्र है, साधन है, मगर जब से उसकी स्थापना हुई है तब से वो सराउंडेड फॉर सर्वाइवल बाय अरब, होस्टाइल अरब से आज होस्टाइल अरब नहीं है। और जो बात संजय जी कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रॉक्सीज अपने प्रॉक्सीज को किस हद तक काबू में रख सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई रोग एलिमेंट हो सकता है और फिर कुछ भी हो सकता है, मगर तत्काल कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता।